यह कहानी है उत्तराखंड के एक खूबसूरत शहर देहरादून की, जहाँ की हरी भरी वादियाँ और शांत माहौल हर किसी का मन मोह लेता है। यहाँ रहते थे अशोक मेहरा, एक मध्यम वर्गीय व्यवसायी, जिनके पास अपनी मेहनत से कमाई हुई अच्छी खासी संपत्ति थी। उनकी एकमात्र बेटी थी, जिसका नाम था निशा। निशा उनकी लाडली थी और अशोक और उनकी पत्नी ने उसे बड़े प्यार से पाला था। निशा कॉलेज में पढ़ रही थी और उसका जीवन शान शौकत से भरा था। महंगे कपड़े, लग्जरी रेस्तरां में खाना, दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियां करना, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। अशोक अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते और उसे कभी टोकते नहीं थे। समय बीता और निशा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अशोक ने सोचा कि अब उनकी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। जब उन्होंने निशा से इस बारे में बात की, तो निशा ने पहले तो मना किया। वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और फैशन डिजाइनिंग में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन अशोक ने उसे समझाया कि वह शादी के बाद भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। उन्होंने वादा किया कि वह ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो निशा की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करे। आखिरकार निशा शादी के लिए राजी हो गई। अशोक ने अपने पुराने दोस्त के बेटे सिद्धार्थ से निशा की शादी तय कर दी। सिद्धार्थ के पिता मोहन रावत एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। उनके पास न तो बहुत धन था, न ही ऊंचे शौक, लेकिन सिद्धार्थ एक होनहार मेडिकल छात्र था, जिसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा डॉक्टर बने। कुछ समय बाद निशा और सिद्धार्थ की शादी बड़े धूमधाम से देहरादून में हो गई। शादी के बाद जब निशा अपने ससुराल पहुंची, तो उसे वहां का माहौल अपने मायके से बिल्कुल अलग लगा। वहां न तो महंगे रेस्तरां में खाने की आदत थी, न ही शानदार गाड़ियों में घूमने का शौक। सिद्धार्थ के माता पिता उसे बार बार समझाते कि वह अब इस घर की बहू है और उसे परिवार की सादगी और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन निशा को ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता था। वह कहती, अगर मुझे अपने शौक पूरे करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। सिद्धार्थ, जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहता था, निशा को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, निशा, मेरे माता पिता साधारण लोग हैं, हमें उनके साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा। लेकिन निशा उसकी बातों को अनसुना कर देती। वह चाहती थी कि सिद्धार्थ उसे घुमाए, उसके शौक पूरे करे, लेकिन सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे रहा था। समय के साथ दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। निशा के ससुराल वालों ने अशोक को फोन करके शिकायत की कि निशा उनकी बात नहीं मानती और अपने महंगे शौक पूरे करने की जिद करती है। अशोक ने जवाब दिया कि निशा उनकी इकलौती बेटी है और उसे लाड़ प्यार से पाला गया है, इसलिए ससुराल वालों को उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ के परिवार को यह बात ठीक नहीं लगी। कुछ महीनों बाद निशा को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह अब ससुराल में नहीं रह सकती, क्योंकि वहां का रहन सहन उसके लायक नहीं है। अशोक ने उसे अपने घर बुला लिया और समझाने की कोशिश की कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निशा अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाई। वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियों में जाती, महंगे होटलों में खाना खाती और यह भूल गई कि वह अब एक शादीशुदा महिला है और जल्द ही मां बनने वाली है। इधर सिद्धार्थ ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे देहरादून के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिल गई। लेकिन निशा को अब लगने लगा कि सिद्धार्थ उसके लायक नहीं है। उसने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर सिद्धार्थ से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। सिद्धार्थ और अशोक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा किसी की नहीं मानी। आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद निशा अपने मायके में रहने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह घूमती फिरती रही, लेकिन जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था बढ़ती गई, उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। वे कहते कि अब निशा के साथ घूमना ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसका पेट बाहर निकल आया है। निशा को एहसास हुआ कि उसके दोस्त उसका साथ नहीं देंगे। वह धीरे धीरे अकेली पड़ गई। जब निशा की डिलीवरी का समय नजदीक आया, तो उसे असहनीय दर्द होने लगा। अशोक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे उसी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां सिद्धार्थ डॉक्टर था। अस्पताल पहुंचते ही निशा दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा स्टाफ और डॉक्टर बाहर आए, जिसमें सिद्धार्थ भी शामिल था। जब सिद्धार्थ ने निशा को देखा, तो वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सिद्धार्थ ने तुरंत नर्सों को डिलीवरी वार्ड तैयार करने को कहा
और निशा को एक महिला डॉक्टर के हवाले कर दिया। उसने महिला डॉक्टर से विनती की कि वह निशा की जान बचा ले, लेकिन जांच के बाद पता चला कि निशा के शरीर में खून की भारी कमी है और बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डिलीवरी संभव नहीं है। अशोक ने ब्लड बैंक में संपर्क किया, लेकिन निशा का ब्लड ग्रुप वहां उपलब्ध नहीं था। महिला डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर 1 घंटे के अंदर ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो निशा और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। सिद्धार्थ ने बिना समय गंवाए कई अस्पतालों में फोन किए, लेकिन कहीं से भी ब्लड नहीं मिला। आखिरकार उसने महिला डॉक्टर से कहा, मैडम, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरे खून का इस्तेमाल कर लीजिए। सिद्धार्थ ने अपना खून दान किया, जिसके बाद निशा की डिलीवरी संभव हो पाई। निशा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जो दिखने में बिल्कुल सिद्धार्थ जैसा था। डिलीवरी के बाद जब निशा को होश आया तो वह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने महिला डॉक्टर का धन्यवाद किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बेटी, मेरा नहीं, उस डॉक्टर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें खून दिया। जब निशा ने पूछा कि वह डॉक्टर कौन है, तो सिद्धार्थ को बुलाया गया। निशा ने जब सिद्धार्थ को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस पति को उसने तलाक दे दिया था, उसी ने उसकी जान बचाई। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिस्तर पर लेटी थी और उसके बगल में उसका नवजात बेटा सो रहा था। सामने खड़ा सिद्धार्थ, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, उसे देखकर निशा का दिल भारी हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि जिस पति को उसने तलाक दे दिया, जिसे वह बार बार साधारण और अनफिट कहकर ताने मारती थी, उसी ने बिना किसी शिकायत के उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई। निशा ने कांपते हाथों से सिद्धार्थ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सिद्धार्थ, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह बोला, निशा, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तुम मेरे बच्चे की मां हो। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुमने मेरे परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई। मेरे माता पिता ने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया था, लेकिन तुमने उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की। निशा की सिसकियां और तेज हो गईं। वह बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द के कारण वह पूरी तरह नहीं उठ पाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सिद्धार्थ, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा था कि मेरे शौक और मेरी आज़ादी ही मेरी जिंदगी है। लेकिन आज जब मैं इस बच्चे को देख रही हूं, मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। तभी वार्ड में निशा के पिता अशोक भी आ गए। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। वह सिद्धार्थ के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा सिद्धार्थ, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी ने बहुत गलतियां की हैं। मैंने ही उसे इतना लाड प्यार दिया कि वह सही गलत का फर्क भूल गई। लेकिन आज तुमने जो किया, उसने मुझे दिखा दिया कि तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने बच्चे के लिए निशा को एक और मौका दो। सिद्धार्थ चुप रहा। उसका मन उलझन में था। एक तरफ वह अपने बच्चे और निशा के भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी तरफ उसे अपने माता पिता की तकलीफ भी याद आ रही थी। उसने अशोक की ओर देखा और कहा, अशोक जी, मैं आपके दुख को समझता हूं, लेकिन निशा ने मेरे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। मेरे माता पिता ने उसे अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को कभी नहीं माना। मैं चाहता हूं कि निशा पहले खुद को बदले। अगर वह वाकई में अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, तो शायद हम इस रिश्ते को एक नया मौका दे सकें। निशा की आंखों में आंसुओं की धारा थी और वह सिद्धार्थ की बातों को सुनकर चुपचाप सिर झुकाए बिस्तर पर लेटी थी। उसका नवजात बेटा, जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ था, उसके पास शांति से सो रहा था। सिद्धार्थ की बातें निशा के दिल में चुभ रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि उसने जो गलतियां की, उनकी सजा उसे मिल चुकी थी। उसका अकेलापन, दोस्तों का साथ छोड़ना और अब यहाँ अस्पताल में सिद्धार्थ का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, ये सब उसे बार बार उसकी गलतियों की याद दिला रहा था। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर चला गया। वह नहीं चाहता था कि निशा उसकी आंखों में छिपा दर्द देख ले।
बाहर गलियारे में खड़े होकर उसने खिड़की से देहरादून की बर्फीली वादियों को देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन गर्मी से भरा था, गुस्से, दुख और अपने बच्चे के लिए प्यार की उलझन से। वह सोच रहा था कि क्या वह निशा को सचमुच एक और मौका दे सकता है? क्या निशा वाकई बदल सकती है, या यह सिर्फ उसका क्षणिक पश्चाताप है? इधर अस्पताल के वार्ड में निशा अपने पिता अशोक के साथ अकेली थी। अशोक ने उसका हाथ थामा और कहा, निशा, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा हर सुख दिया, लेकिन शायद मैंने तुम्हें जिंदगी की असली कीमत नहीं सिखाई। सिद्धार्थ ने जो किया, वह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुम्हें अब अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए जीना होगा। निशा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उलझा हुआ था। वह जानती थी कि सिद्धार्थ का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद निशा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सिद्धार्थ ने उसे और बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसने साफ कहा, निशा, यह सिर्फ हमारे बच्चे के लिए है। मेरे माता पिता को अभी भी तुम्हारी गलतियों का दुख है। अगर तुम वाकई बदलना चाहती हो तो तुम्हें उनके सामने खुद को साबित करना होगा। निशा ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने बेटे को सीने से लगाए सिद्धार्थ के साथ उसके घर चली गई। सिद्धार्थ के घर पहुंचते ही निशा को वह सादगी भरा माहौल फिर से खटका, लेकिन इस बार उसने अपने मन को काबू किया। सिद्धार्थ की मां सरला और पिता मोहन रावत ने निशा को देखा तो उनके चेहरों पर मिश्रित भाव थे। वे अपने पोते को देखकर खुश थे, लेकिन निशा के प्रति उनके मन में अभी भी संकोच था। सरला ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है, हम इसे पूरा प्यार देंगे। निशा ने उनकी बात सुनी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसी रात जब निशा अपने सामान को व्यवस्थित कर रही थी, उसे अपने पुराने बैग में एक पुराना पत्र मिला। वह पत्र सिद्धार्थ का था, जो उसने शादी के कुछ महीने बाद लिखा था, लेकिन कभी निशा को नहीं दिया। पत्र खोलते ही निशा की आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, निशा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा सादा जीवन पसंद नहीं। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझें। मेरे माता पिता तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। कृपया उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, उनकी बात सुनो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। सिद्धार्थ। यह पत्र पढ़कर निशा फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने उसे कितना समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी भावनाओं को कभी महत्व नहीं दिया। उसने उस पत्र को अपने सीने से लगाया और ठान लिया कि वह सिद्धार्थ और उसके परिवार का भरोसा जीतेगी। अगले कुछ हफ्तों में निशा ने खुद को बदलने की ठान ली। वह सुबह जल्दी उठकर सरला के साथ रसोई में काम करने लगी। पहले उसे ये काम बोझ लगता था, लेकिन अब वह सरला से छोटी छोटी बातें सीखती, जैसे देहरादून की पारंपरिक रेसिपी बनाना या घर को सजाने की छोटी छोटी तरकीबें। मोहन रावत, जो पहले निशा से ज्यादा बात नहीं करते थे, अब धीरे धीरे उससे खुलने लगे। एक दिन मोहन ने निशा से कहा, बेटी, तुमने हमें बहुत दुख दिया, लेकिन तुम्हारा यह प्रयास देखकर लगता है कि तुम वाकई बदलना चाहती हो। निशा ने अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ के साथ मिलकर अर्णव रखा। अर्णव की मुस्कान अब घर में खुशियां बिखेर रही थी। सिद्धार्थ, जो पहले निशा से दूरी बनाए रखता था, अब धीरे धीरे उसका बदलाव देखकर नरम पड़ने लगा। एक रात जब सिद्धार्थ अस्पताल से देर से लौटा तो उसने देखा कि निशा अर्णव को सुलाने के बाद भी जाग रही थी। उसने सिद्धार्थ के लिए खाना गर्म किया और चुपचाप उसके सामने रख दिया। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, निशा, मैं देख रहा हूं कि तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। निशा ने जवाब दिया, सिद्धार्थ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं अर्णव के लिए, तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए जीना चाहती हूं। मुझे बस थोड़ा समय दो। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह निशा की बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बाद जब निशा और सिद्धार्थ के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, एक अनचाहा मेहमान उनके जीवन में दस्तक देता है। यह थी निशा की पुरानी दोस्त प्रिया, वही जिसने निशा को तलाक के लिए उकसाया था। प्रिया अब देहरादून में एक फैशन इवेंट के सिलसिले में आई थी और निशा से मिलने सिद्धार्थ के घर पहुंच गई। उसने निशा को देखते ही तंज कसते हुए कहा, अरे निशा, ये क्या? तुम तो पहले रानी की तरह जिंदगी जीती थीं,
और अब यहाँ गृहस्थी में फंस गई। तुम्हें तो मेरे साथ दिल्ली आना चाहिए, वहां हमारी पुरानी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। निशा ने प्रिया की बात सुनी, लेकिन इस बार उसका जवाब अलग था। उसने शांत स्वर में कहा, प्रिया, तुम्हारी आज़ादी मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली आज़ादी परिवार के साथ प्यार और सम्मान से जीने में है। मैंने तुम्हारी बात मानकर अपने पति और परिवार को खोने की गलती की थी। अब मैं वह गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुम जाओ, मेरी जिंदगी अब यहीं है। प्रिया को निशा का यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने ताने मारते हुए कहा, ठीक है, देखती हूं तुम कितने दिन इस सादगी में टिक पाती हो। ये कहकर वह चली गई, लेकिन उसकी बातों ने निशा के मन में एक हल्का सा डर जगा दिया। क्या वह सचमुच इस सादगी भरी जिंदगी को जी पाएगी, या फिर उसका पुराना स्वभाव कभी ना कभी वापस लौट आएगा? उसी रात निशा ने सिद्धार्थ को प्रिया के आने की बात बताई। वह रोते हुए बोली, सिद्धार्थ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से कमजोर न पड़ जाऊं। मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वह पुरानी निशा कहीं छिपी है। सिद्धार्थ ने पहली बार निशा का हाथ थामा और कहा, निशा, तुम्हारी यह ईमानदारी मुझे दिखाती है कि तुम बदल रही हो। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो उस डर से लड़ता है वही जीतता है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। सिद्धार्थ की बातों ने निशा के मन में एक नई ताकत भरी। उसने फैसला किया कि वह न सिर्फ अपने परिवार के लिए बदलेगी, बल्कि अपने पुराने सपनों को भी नए तरीके से पूरा करेगी। उसने सिद्धार्थ से कहा, मैं फिर से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं इसे अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाकर करूंगी। मैं चाहती हूं कि अर्णव को गर्व हो कि उसकी मां ने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर पूरा किया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, निशा, अगर तुम अपने सपनों को अपने परिवार के साथ जोड़कर पूरा करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम कभी भी अपने बच्चे और इस परिवार को पीछे नहीं छोड़ोगी। निशा ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करती हूं, सिद्धार्थ। निशा का वादा और सिद्धार्थ का समर्थन घर में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। देहरादून की ठंडी सुबह अब निशा के लिए एक नया मोल लेने लगी थी। वह सुबह जल्दी उठकर अर्णव को तैयार करती, सिद्धार्थ की मां सरला के साथ रसोई में समय बिताती और अपने ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स की पढ़ाई के लिए समय निकालती। उसने अपने पुराने शौक को अब एक नए उद्देश्य के साथ जोड़ लिया था। वह ऐसी डिजाइन बनाना चाहती थी जो सादगी और संस्कृति को दर्शाए, ताकि वह अपने ससुराल की मर्यादा को भी सम्मान दे सके। सिद्धार्थ भी निशा के इस बदलाव को देखकर प्रभावित था। वह हर रात अस्पताल से लौटने के बाद अर्णव के साथ समय बिताता और निशा के साथ उसके कोर्स के बारे में बात करता। एक रात जब अर्णव सो चुका था, सिद्धार्थ ने निशा से कहा, तुम्हारी कोशिशें मुझे दिखा रही हैं कि तुम वाकई बदल रही हो, लेकिन निशा, मेरे मन में अभी भी एक डर है। क्या तुम इस बार सचमुच अपने वादे पर टिक पाओगी? निशा ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और कहा, सिद्धार्थ, मैंने जो खोया वो मुझे मेरी गलतियों की कीमत सिखा गया। मैं अर्णव और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रात दोनों के बीच लंबे समय बाद एक गहरी बातचीत हुई। सिद्धार्थ ने निशा को बताया कि कैसे उसने मेडिकल कॉलेज में अपने सपनों के लिए रात दिन मेहनत की थी और कैसे वह चाहता था कि उसका परिवार हमेशा एकजुट रहे। निशा ने पहली बार सिद्धार्थ की आंखों में उसका दर्द देखा और उसे अपने की पर और गहरा पछतावा हुआ। उसने सिद्धार्थ का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें वादा करती हूं, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे सपनों को भी उतना ही सम्मान दूंगी जितना तुम मेरे सपनों को दे रहे हो। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ के पिता मोहन रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत हुई। सिद्धार्थ ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि मोहन को एक गंभीर इन्फेक्शन हुआ है और उन्हें कई हफ्तों तक देखभाल की जरूरत होगी। यह खबर सुनकर सरला टूट गई। वह अपने पति के बिना घर की कल्पना नहीं कर पा रही थी। निशा ने उस वक्त सरला का हाथ थामा और कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैं और सिद्धार्थ पापा का पूरा ख्याल रखेंगे। निशा ने उस दिन से मोहन की देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह हर सुबह और शाम अस्पताल जाती, मोहन के लिए घर का बना खाना ले जाती और उनके साथ समय बिताती। वह उनके लिए पुरानी कहानियां पढ़ती जो मोहन को बहुत पसंद थीं। एक दिन जब निशा मोहन को खाना खिला रही थी, मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी,
मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं देखा, क्योंकि तुमने हमें बहुत दुख दिया था। लेकिन आज तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम में एक बेटी का दिल है। ये सुनकर निशा की आंखें भर आईं। उसने मोहन के पैर छूकर कहा, पापा, मैंने जो गलतियां की उनके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब इस परिवार की बेटी बनना चाहती हूँ। यह पल सरला के लिए भी भावुक था, जो पास ही खड़ी थीं। उन्होंने निशा को गले लगाया और कहा, निशा, तुमने हमारे दिल जीत लिए। अब तुम हमारे लिए सिर्फ बहू नहीं, बल्कि बेटी हो। उस दिन निशा को लगा कि उसने सिद्धार्थ के परिवार का भरोसा जीत लिया है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन जब निशा अपने कोर्स के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में कोई बोला, निशा, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी भूल सकती हो? तुम्हारी गलतियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। निशा डर गई। उसने फोन काट दिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह कॉल किसका था और वह क्या चाहता था। उसने सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह चिंता करे। लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसे कॉल बार बार आने लगे। हर बार वही आवाज, वही धमकी, तुम जहां भी जाओगी तुम्हारा अतीत तुम्हें ढूंढ लेगा। निशा घबरा गई। उसे डर था कि यह कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ वह अपनी पुरानी जिंदगी में शामिल थी। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। एक रात जब निशा अर्णव को सुलाने के बाद चुपचाप रो रही थी, सिद्धार्थ ने उससे पूछा, निशा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? बताओ, क्या बात है? निशा पहले तो टालने की कोशिश करती रही, लेकिन सिद्धार्थ के बार बार पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, निशा, तुमने मुझे बताया, ये तुम्हारी हिम्मत दिखाता है। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। हम इस समस्या को साथ मिलकर हल करेंगे। सिद्धार्थ ने अगले दिन अपने एक दोस्त, जो पुलिस में इंस्पेक्टर था, से संपर्क किया। उसने निशा को वादा किया कि वह इस अनजान कॉलर का पता लगाएगा। लेकिन इस बीच निशा का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि यह धमकी सिर्फ उस तक सीमित नहीं है, यह उसके परिवार, खासकर अर्णव के लिए भी खतरा हो सकता है। एक दिन जब निशा अर्णव को लेकर देहरादून के एक पार्क में टहलने गई, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अर्णव को गोद में उठाया और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगी। तभी एक अनजान शख्स ने उसका रास्ता रोका। वह आदमी काले कपड़ों में था और उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने निशा से कहा, अगर तुमने अपनी पुरानी जिंदगी के राज नहीं खोले तो तुम्हारा बेटा भुगतेगा। निशा डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाकर मदद मांगी और आसपास के लोग दौड़ कर आए। वह शख्स भाग गया, लेकिन निशा का दिल डर से थम सा गया। निशा ने तुरंत सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, निशा, तुम घर पहुंचो, मैं पुलिस को सूचित कर रहा हूं। अब कोई तुम्हें या अर्णव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात जब निशा और सिद्धार्थ घर पर थे, निशा ने सिद्धार्थ को गले लगाकर कहा, सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो। मेरी पुरानी गलतियां आज हमारे बच्चे के लिए खतरा बन रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेवकूफियां हमें इस मोड़ पर लाएंगी। सिद्धार्थ ने निशा को अपने पास खींचा और कहा, निशा, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं। तुमने मुझे और अर्णव को चुना, और अब मैं तुम्हें और हमारे परिवार को हर खतरे से बचाऊंगा। उस रात सिद्धार्थ ने निशा के साथ बैठकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस धमकी देने वाले का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। निशा का दिल उस अनजान शख्स की धमकी से थर्रा रहा था। अर्णव को अपनी गोद में कसकर पकड़े हुए वह घर लौटी, लेकिन उसका मन अब भी उस भयावह पल में अटका था। सिद्धार्थ ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त राघव को सारी बात बताई और उस अनजान नंबर की जांच शुरू करवा दी। राघव ने वादा किया कि वह जल्द से जल्द इस धमकी देने वाले का पता लगाएगा। लेकिन निशा का डर कम नहीं हो रहा था। वह रात भर सो नहीं पाई, बार बार अर्णव को देखती और सोचती कि क्या उसकी पुरानी गलतियां अब उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी। सिद्धार्थ ने निशा को हिम्मत दी। उसने कहा, निशा, हम इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तुम अब अकेली नहीं हो। मैं, माँ, पापा
और हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। निशा ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और कहा, सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें और इस परिवार को पहले ही बहुत दुख दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अर्णव को कोई खतरा हो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा और कहा, हम इसे साथ मिलकर हल करेंगे, लेकिन तुम्हें अब मजबूत बनना होगा निशा। अर्णव को तुम्हारी जरूरत है। अगले कुछ दिन तनाव भरे थे। सिद्धार्थ ने निशा को घर से बाहर अकेले न जाने की सलाह दी और सरला ने अर्णव की देखभाल में और सावधानी बरतनी शुरू कर दी। इस बीच राघव ने खबर दी कि उस अनजान नंबर का पता चल गया है। वह नंबर प्रिया के एक करीबी दोस्त रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड था। रोहन वही शख्स था जो निशा की पुरानी जिंदगी में उसके दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा था। वह देहरादून में एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता था और प्रिया के साथ मिलकर निशा को अक्सर पार्टियों में ले जाता था। सिद्धार्थ और निशा को यह जानकर झटका लगा। राघव ने बताया कि रोहन को प्रिया ने उकसाया था। प्रिया को निशा का बदला हुआ जीवन पसंद नहीं आया था। वह चाहती थी कि निशा फिर से अपनी पुरानी बेपरवाह जिंदगी में लौट आए, ताकि वह अपने ग्रुप को फिर से एकजुट कर सके। जब निशा ने प्रिया को साफ मना कर दिया, तो प्रिया ने रोहन को निशा को डराने के लिए कहा, ताकि वह सिद्धार्थ और उसके परिवार से दूर हो जाए। यह सुनकर निशा का गुस्सा 60वें आसमान पर था। उसने सिद्धार्थ से कहा, प्रिया ने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद करने की कोशिश की थी और अब वह मेरे परिवार को निशाना बना रही है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सिद्धार्थ ने उसे शांत करते हुए कहा, निशा, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। हम कानून के रास्ते से इसका हल निकालेंगे। राघव ने रोहन को हिरासत में लिया और उसने पूछताछ में सारी सच्चाई उगल दी। प्रिया को भी पुलिस ने बुलाया और उसने अपनी गलती कबूल कर ली। उसने माना कि उसने निशा को डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। निशा ने प्रिया से मिलने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन में जब प्रिया ने निशा को देखा तो उसने सिर झुका लिया। निशा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, प्रिया, तुमने मेरी जिंदगी को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई जिंदगी शुरू की। तुमने मेरे बच्चे को खतरे में डालने की कोशिश की, जो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी गलतियों से सीखो और एक बेहतर इंसान बनो। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने निशा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगी। इस घटना ने निशा को और मजबूत बना दिया। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपने परिवार के लिए और अधिक समर्पित हो गई। मोहन की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी और वह अस्पताल से घर लौट आए। एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा था, मोहन ने निशा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुमने हमें दिखा दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है। तुमने न सिर्फ हमारे दिल जीते, बल्कि हमारे पोते को भी सुरक्षित रखा। हम तुम पर गर्व करते हैं। सरला ने भी निशा को गले लगाया और कहा, निशा, तुम अब इस घर की रोशनी हो। अर्णव तुम्हारी वजह से हंस रहा है और हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है। सिद्धार्थ ने चुपचाप यह सब देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने निशा की ओर देखा और कहा, निशा, तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दें। निशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सिद्धार्थ का हैंड थामा और कहा, सिद्धार्थ, तुमने मुझे माफ करके मुझे एक नया जीवन दिया। मैं वादा करती हूं कि मैं अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। उस रात देहरादून की ठंडी हवाओं में उनके घर में प्यार और विश्वास की गर्माहट फैल गई। अर्णव की मासूम हंसी घर को और भी रौनक दे रही थी। समय बीतता गया। निशा ने अपने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को पूरा किया और एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया, जहां वह स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर उत्तराखंड की पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइनों में पेश करने लगी। उसका काम न सिर्फ देहरादून में बल्कि पूरे देश में मशहूर होने लगा। उसने अपने ब्रांड का नाम अर्णव रखा, अपने बेटे के सम्मान में, और उसका मकसद था कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा स्थानीय अनाथालयों और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए दान करे। सिद्धार्थ को भी अपने काम में एक नई पहचान मिली। उसे देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में चीफ सर्जन का पद ऑफर्ड गया, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। उसने इसके बजाय एक मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करने का फैसला किया, जो उत्तराखंड के दूर दराज के गांवों में मुफ्त इलाज देती थी।
निशा ने इस काम में उसका पूरा साथ दिया। वह अपने स्टूडियो से कारीगरों को रोजगार दे रही थी और सिद्धार्थ गांवों में लोगों की जिंदगियां बचा रहा था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा जीवन बनाया जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल था। एक दिन जब निशा अपने स्टूडियो में एक नए कलेक्शन की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही थी, उसे एक अनपेक्षित मेहमान मिला। यह थी सुनैना, वही महिला जिससे वह अनाथालय में मिली थी। पिछली कहानी में सुनैना का उल्लेख नहीं था, लेकिन यहाँ इसे एक नए किरदार के रूप में जोड़ा गया है। सुनैना एक समाजसेवी थी जो देहरादून के अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। उसने निशा के काम की तारीफ की और कहा, निशा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर रही हो। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर एक ऐसा स्कूल शुरू करें जहां अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और हुनर सिखाया जाए। निशा की आंखें चमक उठीं। उसने सिद्धार्थ से इस बारे में बात की और सिद्धार्थ ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने मिलकर देहरादून के बाहरी इलाके में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कला और हस्तशिल्प सीखते थे। निशा ने अपने स्टूडियो के कुछ कारीगरों को वहां ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया और सिद्धार्थ ने स्कूल में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू किए। 1 साल बाद स्कूल का पहला वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। उस समारोह में निशा और सिद्धार्थ मुख्य अतिथि थे। मंच पर खड़े होकर जब निशा ने उन बच्चों को देखा जो अब आत्मविश्वास से भरे थे, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैंने एक समय में अपनी जिंदगी को गलत रास्तों पर मोड़ दिया था, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे माफ किया और मुझे एक नया मौका दिया। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पति सिद्धार्थ, मेरे सास ससुर और मेरे बेटे अर्णव ने मुझ पर भरोसा किया। ये स्कूल मेरी गलतियों से सीखने का नतीजा है। सिद्धार्थ ने मंच पर आकर निशा का हाथ थामा और कहा, निशा, ये तुम्हारी जीत है। तुमने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि इन बच्चों को भी एक नया भविष्य दिया। मुझे तुम पर गर्व है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्णव, जो अब 2 साल का हो चुका था, मंच पर दौड़कर आया और अपनी माँ पापा को गले लगा लिया। सरला और मोहन भी दर्शकों में बैठे थे। उनकी आंखें खुशी और गर्व से चमक रही थीं।